आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने आज अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य विधानसभा परिसर को संसद की तर्ज पर विकसित करें, जिसमें सदस्यों के लिए एक सेंट्रल हॉल अगले सत्र से पहले तैयार कर लिया जाए। रेवंत रेड्डी ने विधान परिषद के सभापति गुथा सुकेंद्र रेड्डी और विधानसभा अध्यक्ष जी प्रसाद कुमार के साथ मिलकर विधानसभा परिसर में प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बैठकों के दौरान सदस्यों को पर्याप्त निजता मिलनी चाहिए और अधिकारियों से विधायकों की गरिमा बढ़ाने के लिए आवश्यक बदलाव करने को कहा गया है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि परिसर के भीतर सदस्यों के लिए एक विशेष क्लब स्थापित किया जाए और सभी विकास कार्य मौजूदा विधानसभा तथा पुराने परिसर भवनों के ऐतिहासिक महत्व से कोई समझौता किए बिना ही संपन्न किए जाएं। नगर कुर्नूल जिले के थड़ूर गांव में मक्का किसान एक प्राथमिक कृषि सहकारी समिति केंद्र के बाहर रातें जगकर बिता रहे हैं। उनका आरोप है कि खरीद प्रक्रिया में भारी कुप्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। पीएसीएस केंद्र से मिली तस्वीरों और स्थानीय लोगों के बयानों से पता चलता है कि किसान जमीन पर लेटे हुए हैं और उनके दस्तावेज केंद्र के बाहर कतारों में फैले हुए हैं, जिन्हें पत्थरों से दबाकर रखा गया है। वे देर रात तक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। किसानों ने ए रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया और आरोप लगाया कि किसान इस सीजन में मक्का की खरीद का काम ठीक से नहीं किया गया है। उनका दावा है कि बोरी जैसे जरूरी सामान की पर्याप्त आपूर्ति नहीं की गई है, जिससे यह प्रक्रिया और भी ज्यादा धीमी हो गई है। वही किसानों के अनुसार हर रात लगभग 100 लोग केंद्र पर डेरा डाले रहते हैं, जहां न तो कोई उचित आश्रय है, न ही पीने का पानी और न ही साफ सफाई की कोई सुविधा। किसानों का कहना है कि पिछले सालों में ऐसी स्थिति कभी देखने को नहीं मिली और वे अधिकारियों पर आरोप लगाते हैं कि जब उनसे देरी के बारे में पूछा जाता है तो वे लापरवाह और गोलमोल जवाब देते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि या कांग्रेस नेता मौके पर नहीं आया। वही किसान ने कहा कि हमें बिना किसी स्पष्टता के अनिश्चितकाल तक इंतजार करवाया जा रहा है, बोरियां नहीं है और खरीद का काम आगे नहीं बढ़ रहा है। वही उन्होंने ये भी कहा कि हमें मजबूरन इसी तरह से सोना पड़ रहा है। बीआरएस पार्टी की स्थापना के 25 साल पूरे होने पर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने कहा कि 14 सालों तक तेलंगाना ने केसीआर के नेतृत्व में कड़ी लड़ाई लड़ी है। समाज के हर तबके ने दिल्ली में बैठी सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और विद्रोह किया। 14 साल के आंदोलन के बाद जब हमें 10 साल तक सरकार चलाने का मौका मिला तो तेलंगाना को प्रति व्यक्ति आय और कृषि उत्पादन के मामले में नंबर 1 राज्य बनाया। दिल्ली को झुकाया केसीआर जी ने और तेलंगाना की जनता ने। दिल्ली को अल्टीमेटली मनाया केसीआर जी ने और तेलंगाना की जनता ने। हमें इस समय जबकि हम लोग 25वीं हमारी सालगिरह कंप्लीट करके 26th ईयर में हम एंटर कर रहे हैं, तो हमें याद करना पड़ेगा जिन जिन भाइयों ने, जिन जिन बहनों ने हमको पूरे तहे दिल से मदद दी, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान करके शहीद होके तेलंगाना हासिल करने में अपने जान भी गंवाए, उनको भी हम सलाम करते हैं और उनको भी आज ट्रिब्यूट्स ऑफर करते हैं। साथ ही साथ हमारे पार्टी के जो आइडियोलॉग थे प्रोफेसर जयशंकर और तेलंगाना मूवमेंट के हमारे जितने इम्पोर्टेंट लीडर थे हर सेक्शन से, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, लॉयर हो, स्टूडेंट हो या तेलंगाना एम्प्लॉयज़ हो, नॉन गेजेटेड ऑफिसर हो, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ और सारे के सारे डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस ने पूरी तरह से केसीआर जी को मदद किया। इसीलिए 14 साल एजिटेशन चला के फिर 10 साल जब मौका मिला सत्ता संभाल के तेलंगाना को अव्वल दर्जे पे बिठा के नंबर 1 स्टेट पूरे हिंदुस्तान में पर कैपिटा में, जीएसडीपी में और साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बनाया केसीआर गवर्नमेंट ने। पिछले 2.5 साल से जब हम प्रिंसिपल ऑपोजिशन बन गए 2023 के बाद, आज तेलंगाना की अगर कोई आवाज़ है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीआरएस हैं, केसीआर जी हैं। हम उम्मीद करते हैं इस बार आज इस महत्वपूर्ण मौके पर कि फिर एक बार केसीआर जी को तेलंगाना, जिसको आज कांग्रेस पिछले 2.5 साल से पूरी तरह से आज मिस एडमिनिस्ट्रेशन और करप्शन से, पूरा मिस गवर्नेंस से आज बर्बाद कर रही है, उसको फिर एक बार सही रास्ते पे लाने का मौका फिर एक बार जनता केसीआर जी को देगी। और मैं फिर एक बार तहे दिल से हर भाई और हर बहन 25 साल जिन्होंने हमको मदद दिया, उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आगे भी जाके उनकी सपोर्ट ऐसे ही मिलती रहेगी। थैंक यू।
बीजेपी नेता एनवी सुभाष ने आज बीआरएस और के कविता पर जम के निशाना साधा है। बीआरएस पार्टी की स्थापना के 25 साल पूरे होने पे उन्होंने कहा कि बीआरएस राजनीतिक पार्टी के गठन की 25वीं रजत जयंती मनाने के लिए कोई भी कार्यकर्ता नहीं आया और नेता भी इस जयंती को मनाने को लेकर ज़्यादा उत्साहित नहीं है। जब बीआरएस पार्टी सत्ता में थी तो हर जयंती को एक बड़ा कार्यक्रम मनाया जाता था, लेकिन आज कोई भी कार्यकर्ता या नेता टीआरएस भवन नहीं आया। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जिससे पता चलता है कि पार्टी हर दिन अपना आकर्षण खो रही है। आगे उन्होंने के कविता पर निशाना साधते हुए कहा कि कविता ने जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए हैं वे असल में रेवंत रेड्डी द्वारा प्रायोजित हैं। वो चाहे जो भी हो, लोग सचमुच इन दोनों पार्टियों को भूल चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं। तेलंगाना के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन और सेवानिवृत्त प्रोफेसर एम कोदंडराम ने आज राज्यपाल कोटे के तहत विधान परिषद यानी एमएलसी के सदस्य के रूप में शपथ ली। वही एमएलसी के तौर पर शपथ लेने के बाद कांग्रेस नेता और तेलंगाना के मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं मुख्यमंत्री का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे एमएलसी बनाने का यह अवसर दिया। मुझे हमारे मुख्यमंत्री के प्रति गहरा सम्मान और विश्वास है। मैं हमारे पीसीसी अध्यक्ष का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। Ministers, who have really recommended my name to the governor for the governor's quota, and also thank the High Command, Rahul ji, Priyanka ji, Sonia Madam, Kharge ji, KC Venugopal ji, for having faith in me, and then I've been rewarded this because I had a lot of patience, and I think worked very hard for the party, and definitely going to work hard in future also, and want to see the good development in the minorities also, and also on the whole of Telangana. हैदराबाद के कई इलाकों में लगातार पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बाइक और कार लंबी कतारों में खड़े हैं, लेकिन फिर भी उनको न तो पेट्रोल मिल पा रहा है और न ही डीजल। इसी बीच लोगों ने सरकार पर अपनी नाराज़गी जाहिर की है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है। वही आपको बता दें कि पिछले बार भी जिस तरीके से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहे थे, उसी बीच लगातार पेट्रोल और एलपीजी को लेकर परेशानियों का सामना आम लोगों को करना पड़ा था। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से अब सड़कों पे ट्रैफिक जाम है और पेट्रोल पंप के बाहर लंबी कतारें में लोग खड़े हैं, क्योंकि शिकायत ये आ रही है कि लोगों को पेट्रोल आमतौर पे जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही, कि ऐसे शहर में पेट्रोल पंप हैं जो बंद हो चुके हैं और कुछ अगर खुले भी हैं तो उसमें लिमिटेड ही पेट्रोल पंप पे लोगों को डीजल और पेट्रोल मुहैया कराए जा रहे हैं। इसी बीच आइए कुछ लोगों ने भी अपनी शिकायत की है, उनको हम सुनते हैं। जी जी जी, क्या बोलना चाहेंगे आप हुकूमत के बारे में? मैं आगे चल के कैसा होगा समझ में नहीं आ रहा। जी जी जी, आगे चल के कैसा होगा समझ में नहीं आ रहा। तो यही है, फिरना पड़ेगा और कहीं कहीं देखते रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो बोल रही है भाई डीजल भी है, पेट्रोल भी है, सब है बोल के बता रहे, उसके बावजूद लोग परेशान हाल में। सप्लाई का प्रॉब्लम होगा जी, सप्लाई का प्रॉब्लम है। अब कैसे आ रहे हैं आप पेट्रोल डलाने के लिए? पेट्रोल नहीं है उधर भी? क्या कहेंगे आप, क्या बोलना चाहेंगे? गवर्नमेंट तो बोल रही पेट्रोल भी है, डीजल भी है, गैस भी है, आप लोग सब पैदल आ रहे हैं। गवर्नमेंट हो रहा कुछ नहीं ना जी, अभी तो अपनी तरह परेशानी जी परेशानी बढ़ा दी है, सहूलत नहीं। जी, गवर्नमेंट खाली पब्लिक से पैसा कैसा लेना है, कैसा लेना है, कर दिया, कुछ नहीं। पब्लिक कोई सहूलत तो देने के लिए तैयार नहीं। जी जी, ब्लैक में लाके कैसा मिला आपको ब्लैक में? पैसा भी बोले 100 रुपये का दिया। कितना है वो? आधा लीटर है। अच्छा, गाड़ी में वही मुश्किल उठाना पड़ेगा हुकूमत की तरफ से, हुकूमत को देता। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने रविवार को लोक भवन में ऑनलाइन सेल्फ इन्यूमरेशन फैसिलिटीज़ के जरिए अपनी डिटेल्स रजिस्टर करके सेंसस 2027 प्रोसेस को फॉर्मली लॉन्च किया। नागरिकों को ऐसा करने के लिए बढ़ावा देते हुए उन्होंने इस प्रोसेस को आसान,
कुशल और यूजर फ्रेंडली बताया। इस मौके पर बोलते हुए गवर्नर ने जोर दिया कि सेंसस एक जरूरी नेशन एक्सरसाइज है जो आबादी और उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की पूरी तस्वीर देती है। उन्होंने आगे कहा कि इकट्ठा किया गया डेटा असरदार प्लानिंग, गुड गवर्नेंस और रिसोर्स के बराबर डिस्ट्रीब्यूशन का आधार बनता है। आगे उन्होंने इसके इंपॉर्टेंस पर जोर देते हुए कहा कि सेंसस एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी पॉलिसी बनाने में अहम रोल भी निभाता है। राज्य के लिए इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हुए गवर्नर ने बताया कि तेलंगाना बनने के बाद यह पहली सेंसस होगी जो इस राज्य की फ्यूचर प्लानिंग और प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी बनाती है। तेलंगाना में खुद से गिनती करने का फेज़ 26 अप्रैल से 10 मई तक चलेगा। इसके बाद 11 मई से 9 जून तक घरों की लिस्ट बनाने का काम किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू कल विशाखापट्टनम में गूगल AI डेटा सेंटर की आधारशिला रखेंगे। अधिकारियों के अनुसार गूगल इस प्रोजेक्ट में $15 अरब का निवेश करने जा रहा है, जिसके तहत यह भारत के इतिहास में सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों में से एक बन जाएगा। यह डेटा सेंटर थरलुवाड़ा, अदाबीवरम और रामबिल्ली इलाकों में लगभग 600 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा, जिसकी कुल क्षमता 1 मेगावाट होगी। रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह AI डेटा सेंटर भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद है और साथ ही यह आंध्र प्रदेश के टेक्नोलॉजी क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगा। इस आधुनिक सुविधा के साथ विशाखापट्टनम एशिया के लिए एक प्रमुख AI गेटवे के रूप में उभरने और वैश्विक टेक्नोलॉजी के नक्शे पर अपनी एक स्थायी जगह बनाने के लिए तैयार है। बयान में यह भी कहा गया है कि यह प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम शहर को दुनिया के अग्रणी टेक्नोलॉजी हब के साथ खड़ा करेगा। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार को राज्य का CM बनाए जाने की मांग उनके समर्थक कई महीनों से कर रहे हैं, लेकिन पार्टी आला कमान ने इस पर अभी तक चुप्पी साध रखी है। इसी बीच राज्य के सबसे पिछड़े वर्ग के मठों के प्रमुखों के मंच के अध्यक्ष प्रवानंद स्वामी जी ने भी कांग्रेस आला कमान से अपील की है कि वे तुरंत शिवकुमार को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री नियुक्त करें। प्रवानंद स्वामी जी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शिवकुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो कांग्रेस को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आगे उन्होंने कहा कि 25 स्वामी जी का एक ग्रुप पार्टी आला कमान के सामने यह मांग रखने के लिए नई दिल्ली जाने की भी योजना बना रहा है। इससे पहले दिन में शिवकुमार ने कहा था कि राज्य में नेतृत्व के मसले पर पार्टी आला कमान जो भी फैसला लेगा वह और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया दोनों उसका पालन करेंगे। उनकी ओर से ये टिप्पणियां पार्टी और राजनीतिक गलियारों में इस अटकल के बीच आई है कि 4 मई के बाद नेतृत्व में संभावित बदलाव और कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। 4 मई को 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों के नतीजे के साथ ही कर्नाटक के 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। तमिलनाडु में DMK के प्रवक्ता TKS ने कहा कि DMK कभी भी BJP को स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि BJP तमिल विरोधी है और पूरा दक्षिण भारत की BJP को स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि सांस्कृतिक रूप से हम अलग हैं। आज भी नए गवर्नर ने कहा कि सांस्कृतिक रूप से भारत एक देश है, ऐसा नहीं है। भारत कभी भी एक देश नहीं था। इन लोगों को यह पता नहीं है। 1947 तक भारत कई देश था, यहाँ कई राज्य थे, कई राजा थे। मद्रास हाई कोर्ट ने आज एक्टर और टीवी के चीफ विजय के खिलाफ जांच की मांग वाली पिटीशन खारिज कर दी है। विजय ने अपने चुनावी एफिडेविट में कहा था कि उन्होंने अपनी पत्नी को 12.60 करोड़ रुपए उधार दिए थे। यह ऑर्डर पुराम्बूर सीट के वोटर वेंकटेशव के फाइल किए गए केस में दिया गया था। अपने पिटीशन में वेंकटेश ने कहा था कि संगीता विजय ने विजय से तलाक के लिए अर्जी दी थी और इसलिए नॉमिनेशन पेपर में यह बताना कि उन्हें 12.60 करोड़ रुपए उधार दिए गए थे शक पैदा करता है। पिटिशनर ने आगे कहा कि चुनावी एफिडेविट में एसेट की डिटेल्स बताना सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है और सही फैक्टर्स को दबाना चुनावी प्रोसेस को में धोखा होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक्टर के प्राइवेट एजुकेशनल ट्रस्ट को दिए गए 20 करोड़ रुपए के बारे में एफिडेविट में कोई सही एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस SA धर्माधिकारी और जस्टिस G अरुल मुरुगन की बेंच ने कहा कि इसी तरह की राहत की मांग करने वाली एक और पिटीशन पहले ही खारिज हो चुकी है और इसलिए इस केस पर सुनवाई नहीं की जा सकती। इसके मुताबिक मद्रास हाई कोर्ट ने पिटीशन खारिज कर दी।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने आज यह फैसला किया है कि राज्य में ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य बनाने के फैसले को 6 महीने के लिए टाल दिया जाए। हालांकि सरकार ने कहा है कि ड्राइवरों को सत्यापन जारी रहेगा। यह फैसला सरकार के इस आदेश के खिलाफ हो रहे विरोध और भाषा को अनिवार्य बनाने की समय सीमा को 1 मई तक बढ़ाने की मांगों के बीच आया है। इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने 1 मई से ऑटो ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य बनाने के सरकार के फैसले का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के सभी 59 रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस इस नियम को लागू करने के लिए एक विशेष अभियान चलाएंगे। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा था कि जो व्यक्ति महाराष्ट्र में कारोबार करता है उसे मराठी में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा था यह सुनिश्चित करने की भी कोशिश की जाएगी कि इस कदम से ड्राइवरों में मराठी भाषा के प्रति अपनापन पैदा हो, न कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक निर्देश बनकर रह जाए। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।